नमस्कार। साहित्य पर क्षण भर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हेतु भारद्वाज, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, विचारक हैं, अच्छे संपादक हैं और बहुत सारे आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। आज का जो सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो राजस्थान के साहित्य पर है। राजस्थान में जब हिंदी साहित्य का प्रारंभ हो रहा था, उस समय जो एक राष्ट्रवादी धारा पनप रही थी पूरे देश में, उस काल को आप किस तरह से राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं? क्योंकि वो एक हिंदी के विकास का काल भी था और इस विकास के काल में राजस्थान के साहित्यकारों का क्या योगदान रहा? डॉक्टर हेतु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अनुराग जी, सवाल आपने बहुत अच्छा किया है और सही बात तो यह है कि हिंदी का पूरा निर्माण जी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही हुआ। जी। राजस्थान में यहाँ की जो भाषा थी उसे राजस्थानी कहा जाता था। जी। पुराना नाम उसका डिंगल था और यहाँ डिंगल में या पुरानी राजस्थानी में बहुत समृद्ध भाषा रही और समृद्ध साहित्य रहा। जी। और जब ये सवाल आता है कि भाई हिंदी का सबसे पहला महाकाव्य कौन सा है, जी, तो उसमें सबसे पहला नाम चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज रासो का आता है। इस तरह और भी जो बहुत सारी पुस्तकें हैं जो चली हैं, डिंगल की हैं, लेकिन वो हमारी हिंदी में, ये हमारे चिंतकों का एक बड़ा सोच था कि उन्होंने हिंदी के स्वरूप को बहुत व्यापक, इसलिए डिंगल को भी उन्होंने इसी में शामिल कर लिया। तो डिंगल एक प्रकार से उन्होंने ये माना कि हिंदी इतनी बड़ी चीज थी कि उसमें शामिल है। तो डिंगल जो है, दूसरे यहाँ एक ब्रजभाषा का बहुत प्रभाव था। लेकिन ये बड़ा ताज्जुब होता है कई बार ये देख करके कि भरतपुर और धौलपुर तो ब्रज क्षेत्र में आता है। बिल्कुल, वो तो ब्रज क्षेत्र ही कहलाता है। तो वहां अगर कोई व्यक्ति हुआ और उसने ब्रज में लिखा तो ये कोई आश्चर्य विशेष बात नहीं। लेकिन जो व्यक्ति किशनगढ़ में रह रहा है, बूंदी में रह रहा है, बिल्कुल, जो इवन झालावाड़ में रह रहा है, उसने भी ब्रज भाषा में लिखा। देखिए, जो सामंत सिद्धि का नागरीदास नाम हुआ वो बड़ा प्रसिद्ध वो प्रसिद्ध रहे। उन्होंने किस्म पर लिखा और उनके लिए तो उनकी अष्टछाप कवियों में उनकी गिनती की जाती। कहा भी जाता है कि अष्टसखा पहले वे नवे नागरीदास। पीपा ने ब्रज में लिखा, दादू वगैरह ने ब्रज में लिखा, मीरा ने ब्रज में लिखा। तो ये एक देखने की बात है कि ब्रज का कितना व्यापक प्रभाव है। तो यहाँ हम ये क्या, स्वतंत्रता आंदोलन से पहले दो भाषाएं हमारे सामने हैं, एक डिंगल है और एक ब्रज है, और दोनों में खूब काव्य रचना हो रही है। लेकिन जो स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ जब होता है तो आप ये मान के चलिए कि नए युग का सूत्रपात, नई समस्याएं हमारे सामने आती है। और वो समस्या ये भी है कि भाई हमारे ऊपर एक ऐसी उपनिवेश का शासन है और वो शासन हमको हर तरह से कमजोर कर दमन कर। हम इस शासन को किस प्रकार से यहाँ से भगाएं और किस प्रकार से हमसे मुक्त हों। तो देखिए, इसमें जो उपादान हो सकते थे जिनके द्वारा हम इस शासन का मुकाबला कर सकते थे और उपनिवेशवाद को उखाड़ सकते थे, उनमें एक भाषा सबसे पहला माध्यम था। अब देखिए क्या है कि जो आंदोलन शुरू होता है उसमें सबसे पहले भारतेंदु आते हैं। भारतेंदु को ये लग गया, ये तो उन्होंने कविताएं ब्रज भाषा में लिखी, ब्रज भाषा उनको खूब आती थी। लेकिन उनको लगा कि जो आंदोलन की भाषा है वो ब्रज नहीं हो सकती, वो हिंदी हो सकती है, वो एक दूसरे तरह की भाषा हो सकती है। उस तरह से हिंदी का आविष्कार हुआ और उन्होंने गद्य जो लिखा वो महत्वपूर्ण है। और उनके काल में जो भारतीय मंडल के सदस्य थे या जो भारतीय मंडल के सदस्य नहीं भी थे, उन्होंने गद्य का जो प्रयोग करना शुरू किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक समझिए सबसे महत्वपूर्ण वरदान था और उसके द्वारा हमारी गति आगे चली। देखिए, ब्रजभाषा में कोई अखबार नहीं निकल सकता था, तो सबसे बड़ी जरूरत थी अखबार और पत्रिकाओं की। तो अखबार और पत्रिकाओं के द्वारा हम राष्ट्रीय चेतना का कैसे विकास करें या राष्ट्रीय चेतना को कैसे हम फैलाएं,
तो उसके लिए भाषा, ब्रज भाषा उतनी उपयुक्त तो नहीं थी, डिंगल भी उतनी, यद्यपि वीर सत्से में बहुत राष्ट्रीय भावना है, कनेरा सेठिया ने राष्ट्रीय भावना की रचनाएं लिखी राजस्थानी में, लेकिन उसके लिए जो व्यापक प्रभाव जिनका पड़ सकता था वो एक, जिसको कहना चाहिए हिंदी थी। अब हम जब तुलना करके देखें तो एक तरफ तो जैसे धरती दोहरानी ये कविता आ गई है ना, उसमें भी शौर्य का वर्णन है और उसका वर्णन है, या वीर सत्से के दोहे आ गए, और एक तरफ माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा। तो हम ये देखेंगे कि इन कविताओं की अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पुष्प की अभिलाषा लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रही है बनस्पत की अन्य कविताओं, अन्य भाषाओं की कविताओं। अच्छा, ये जो आपने पुष्प की अभिलाषा की बात की, तो राजस्थान का जो हिंदी साहित्य था स्वतंत्रता आंदोलन के समय, तो उसका इतना व्यापक प्रभाव हिंदी जगत पर नहीं पड़ सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, यहाँ परिस्थितियां दूसरी तरह की थी। एक तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ पूरी तरह से सामंतों का गढ़ था, सामंतशाही व्याप्त थी, और उस सामंतशाही में लोगों के पास अधिकार नहीं थे, सामान्य जन के पास कोई अधिकार नहीं था, दास था, वो दास था। तो ये दास अधूरी थी हमारे पास, एक तो इनकी थी सामंतों की और दूसरी अंग्रेजों। तो अब ये देखिए कि जो ये कहा जाता है जो राजा के विचार होते हैं वे प्रजा के विचार होते हैं, जो राजा की भाषा है वही प्रजा की भाषा है। तो ये राजस्थान पर दोहरी मार थी, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। राजस्थान दो चाकियों के बीच पिस रहा है, और इसलिए सामंत जो थे, देखिए यहाँ हमको थोड़ा ठहर करके ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि सामंतों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत सक्रिय भाग लिया। देखिए छोटे छोटे ठिकानों में, एक खरवा के थे ठाकुर गोपाल सिंह, बड़े क्रांतिकारी थे। तो अब ये आप अगर देखेंगे तो जो क्रांतिकारी लोग आए आम जनता से आए, लेकिन साथ साथ इस सामंतों की तरफ से भी आए, मतलब राज परिवार की तरफ से आए। गंगा सिंह यद्यपि बहुत क्रूर राजाओं में थे, उन्होंने छवि तो अपनी ऐसी बनाई कि बड़े उदार है वो, लेकिन जनता के प्रति वो सदैव नहीं थे। उन्होंने ये छवि बनाई कि भाई ये बड़ा जनहितैषी है, और इसलिए जरा बंद कर लेना, मैं इसको कह दूंगा भाई तुम बाद में करना। तो हम ये देखते हैं कि उस आंदोलन के दौरान ये जो भारत, इसका राजस्थान का जनमानस था, तो दोहरी चक्की में पिसा हुआ था, एक तरफ सामंतों का, दूसरी तरफ अंग्रेजों का। तो लेकिन सजगता बहुत थी, लोगों में बहुत सजगता बहुत आ गई थी, और हमारे यहाँ के लोग जो थे वो एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, दूसरी तरफ हिंदी के विकास के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। देखिए गुलेरी जी यही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी यही, जयपुर से वो समालोचक भी निकालते हैं, वो कहानियां भी लिखते हैं, वो भाषा पर भी काम करते हैं, बहुत बड़ा योगदान है। एक वहाँ थे झालावाड़ में, उनका रामनिवास शर्मा नाम था, वो एक पत्रिका निकालते थे नवजीवन, वो 2 साल तक उन्होंने मासिक निकाली, लेकिन उसके अभी भी वहाँ झालावाड़ की पुस्तकालय में उनके अंक हैं, लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अंक निकाले हिंदी की दृष्टि से। हमारे यहाँ जयनारायण व्यास जैसे लोग यद्यपि नेता थे, जननेता थे, लेकिन वो कविताएं बड़ी ही अच्छी लिखते, जो राष्ट्रवादी धारा के कवि थे। उनके साथ ही गणेश लाल उस्ताद थे, वो भी कवि थे, वो कवि थे, लेकिन कवि होने के साथ साथ क्रांतिकारी थे। केसरी बारठ थे, वो बोले राजस्थानी में कविता लिखते थे, लेकिन वो राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते थे। तो ये जो आप कह रहे हो भाई चेतना बहुत ज्यादा थी। और हमारे हरिबाबू उपाध्याय थे, हरिबाबू उपाध्याय ने तो ये अजमेर के पास उन्होंने तो एक संस्था ही बना दी थी, जिसका काम केवल भाषा का विकास करना था, और उससे सब लोग जुड़े हुए थे, और सब लोगों के पास वो भेजे जाते थे। तो ये एक सबसे बड़ी बात ये थी कि देखिए उस काल में जो सबसे बड़ी बात थी, इस भाषा के माध्यम से और पूरा राजस्थान जुड़ा। पहले राजस्थान टुकड़ों में था, टुकड़ों में किस तरह, कोटा की तरफ हाड़ौती थी, उधर जोधपुर की तरफ मारवाड़ी थी, इधर अलवर की तरफ जो है वो मेवाती थी, यहाँ ढूंढाड़ी थी,
लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश में, पूरे राजस्थान में एक भाषा कर दी और वो भाषा हिंदी थी। इसलिए ये बहुत बड़ा काम राजस्थान के लेखकों ने, कवियों ने, राजनेताओं ने किया कि उन्होंने हिंदी को आंदोलन के माध्यम के रूप में स्वीकार किया। यहाँ जिस तरह से आप प्रारंभ में देख लीजिए, लोकवाणी निकली, वहाँ पर इससे पहले तो और भी दैनिक नवज्योति से पहले तो और भी अखबार निकल गए, राजस्थान केसरी वगैरह विजय सिंह पथिक ने निकाला था। पथिक को तो नाम ही राजस्थान केसरी रख दिया गया। तो ये लोग साथ साथ चल रहे, भाषा के विकसित करने का काम कर रहे थे। चाहे वो कलकत्ते में थे जावरमल शर्मा, लेकिन उन्होंने कलकत्ता समाचार निकाला, वहां से उनको भगा दिया गया तो आगरे में आकर के निकाला हो। तो ये लोग, ये मत कहिए कि भाई यहाँ कोई ज्यादा प्रभाव नहीं था, यहाँ बड़ा प्रभाव था। और इस प्रभाव में सबसे बड़ी बात यह है कि इस भाषा के विकास ने पूरे राजस्थान को एक सूत्र में बांधा। ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि। उससे पहले जो अलग अलग भाषाएं थी उनका एक तरह से प्रयोग कम हुआ और लोगों को ये एहसास होने लगा अगर हमें देश को इस उपनिवेश से मुक्त कराना है तो एक भाषा मजबूत भाषा रखनी पड़ेगी और वो हिंदी है। तो ये कम उपलब्धि नहीं थी। तो बहुत अच्छा आपने ये संदर्भ को व्याख्यायित किया। हाँ बिल्कुल। हम चाहते हैं कि इसी तरह आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें और कुछ और नए साहित्य के सवाल हैं, कुछ और राजस्थान के संदर्भ में बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमारे विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी हैं, इतिहास को जानने के लिए भी उपयोगी हैं और साहित्यिक इतिहास की दृष्टि से भी ज़रूरी हैं। तो हम बराबर आपको आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए। आपकी कृपा है, मैं तो हाजिर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पुनः, और फिर मिलते हैं। नमस्कार मित्रों।